क्या यही परिवार नियोजन की खुशहाली है? सरकार ने हमें छोटा परिवार, खुशी परिवार, सुखी परिवार का सपना दिखाया, बच्चों की जिंदगी खुशहाल बनाने की बात कही, लेकिन लापरवाही और स्तरहीन दवाइयों ने हमारा घर ही उजाड़ दिया। वहीं स्तरहीन दवाई सप्लाई करने वाली कंपनी सबूत मिटाने में लगी है। प्रशासन की नींद खोलते ही सारे सबूत जलकर राख हो चुके हैं। और आपको बता दें, नसबंदी मामले में विलेन बनकर सामने आ रही महावर फार्मा कंपनी ने छापे के पहले ही सारी दवाएं जलाकर राख कर दी हैं। तो जुड़ाव काफी हद तक एमपी से और एमपी के लोगों के यहाँ से होता है। तो जुड़ाव काफी हद तक एमपी से और एमपी के लोगों के यहाँ से होता है। और इस मुद्दे पर रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ ममता शर्मा जी हैं, समाज सेवी, साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। ममता जी, आपसे जानना चाहूंगा, नसबंदी कांड में जो भी हुआ, जिसकी भी लापरवाही थी, आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? जी, देखिए, इसमें पूरी तरह से प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स और डॉक्टर्स की टीम पूरी जिम्मेदार है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में एक आगफोड़वा कांड हुआ है, गर्भाशय कांड हुआ है, और ये नसबंदी शिविर तो लगातार हो रही है। इसमें जो खामियां निकल के आ रही है, और बहुत ही एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। इसमें किसी एक की जिम्मेदारी बोल करके आप कर्तव्य से इतिश्री नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए था कि 2002 का जो टारगेट मेडिकल कैंप है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्यों किया जाता है, जबकि दूसरे स्टेट में इस तरह के कैंप नहीं किए जाते हैं। और इस कैंप के लिए अगर इस तरह से एक बार कुछ त्रुटि हुई कि लोगों को फिजिकली हार्म पहुंचाया गया या उनकी डेथ तक हो गई, तो उसको रिव्यू करने की जरूरत थी कि आखिर ये किस कारणों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। इस तरह की किसी भी बातों को ये प्लान आउट नहीं किया गया, और अचानक से चुनाव के पहले एक लोक लुभावन मुद्दे की तरह शिविर लगा दिया गया कि चलिए हम आपको एक घर को सेवा देते हैं, आपको 150 रुपए में मितानिन उठा के ले आती है। मितानिन जो खुद एजुकेट नहीं होती है, उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि एग्जैक्ट वो किनको टारगेट कर रही है और किस लिए कर रही है। आप देखे होंगे, इसमें बैगा जनजाति जो प्रतिबंधित है, नसबंदी शिविरों में उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनको टारगेट किया गया है। इवन हमारे विन साहब जो है, विन साहब सीएमओ बिलासपुर से, मैं फोनो में उनके साथ जुड़ी हुई थी एक चैनल में, उनका कहना है कि बैगा महिलाओं को अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो कहीं दूसरी जगह बाहर जाके ऑपरेशन करा दिए, इसलिए हमने उनका ऑपरेशन कर दिया। तो बाहर जाके वो ऑपरेशन कराते इसलिए हमने कर दिया इन द सेंस, अगर कोई कन्या भ्रूण हत्या कराने, अबॉर्शन कराने जा रहा हो बाहर, तब बोलेंगे नहीं नहीं इसे हम ही कर लेते हैं। तो बड़ा एक हास्यास्पद बयान लगता है बहुत जिम्मेदार लोगों का। कहीं से भी ये हजम करने वाली स्थिति नहीं है। और अक्सर ये होता है कि महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है नसबंदी के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ में पुरुषों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है, जबकि पुरुषों का नसबंदी ज्यादा आसान है, ज्यादा पेन उनको कम होता है, और बहुत ज्यादा जल्दी वो रिलैक्स होकर के फील्ड में आ सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको शासन को चाहिए कि सेंट्रल लेवल पे इसको एक मॉनिटरिंग की जाए
और एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आया जाए जो मेडिकल हेल्थ को लेकर के लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे हो। जहां तक मेरा सोचना है कि एक मेडिसिन को खुले में आप जला रहे हैं, ये पर्यावरण का खुला उल्लंघन है। आप इसमें मौन है प्रशासन। और रही बात कि आपको जलाने की नौबत क्यों आई, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, आपने गलत मेडिसिन इस्तेमाल किया या तो एक्सपायरी मेडिसिन इस्तेमाल किया है और आप एक साक्ष्य को छुपा रहे हैं। एक तो पहले आपकी गलती से लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, तो गैर इरादतन हत्या का आपके ऊपर में एक जुर्म दर्ज होना चाहिए। दूसरा, आपने उस साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जिसकी वजह से मौत तक के मुंह में चली गई महिलाएं, तो आप तो एक और बड़े अपराधी हो गए जी। तो इस तरह से इनके बचाव में नहीं खड़े होना चाहिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जैसे एक मंत्री हैं जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, नसबंदी कांड में जिसका आंचल छूटा, छोटे मासूम बच्चों के आंसू नहीं थम रहे, क्या मुआवजा का मरहम पीड़ितों को राहत पहुंचा सकता है? देखिए, मुआवजा एक शासकीय प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं नहीं मानता कि इसमें मुआवजे से किसी प्रकार की भरपाई होने वाली है जी। परिवार के लिए एक आर्थिक सहायता भर है, लेकिन इस प्रकार की अनुशासनहीनता जो अमले में होती है जी, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसको अंजाम परिणति होती है। और मेरा ये मानना है कि न केवल मेडिकल प्रोफेशन में अनुशासनहीनता हुई, बल्कि प्रशासनिक अमले का भी इसमें कोई ना कोई हिस्सा रहा होगा जिसके कारण इस प्रकार की दुर्घटना हुई है जी। और दुर्घटना की जांच तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यदि इस प्रकार की अनुशासनहीनता पूरे अमले में है या फिर इस प्रकार की आपाधापी में शिविरों में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं जैसे पहले हुई आगे भी होती रहेंगी। शासन और प्रशासन को चिकित्सा अमले की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तुरंत ऐसे कोई सांकेतिक कदम उठाने चाहिए ताकि कम से कम सरकारी अस्पतालों में से गरीब का भरोसा न उठे जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, चूंकि आप खुद एक चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, आप क्या मानते हैं जो लापरवाही सामने आई है उसमें किसकी कितनी गलती है? क्योंकि आपने भी इस पूरे मामले पर विचार किया होगा, कैसे इतनी बड़ी चूक हुई है? देखिए, चूक तो मुझे लगता है कि अलग अलग स्तर पे आपराधिक किस्म की चूक हुई है जी। पूरा अमला इसमें शामिल रहा होगा, न केवल चिकित्सक और उनका अमला या पूरी टीम शामिल रही होगी, बल्कि दवाएं, शिविर के आयोजनकर्ता या फिर जो प्रशासन जो शिविर के आयोजन में हिस्सेदार रहा होगा उसने पर्याप्त तैयारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि ये पहले से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा होगा जिसके कारण ये अभी हुआ है। और अचानक 3 बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, क्योंकि केवल यहाँ पर नहीं हुआ है, कानून पिंडारी में नहीं हुआ, बल्कि गौरेला और दूसरी जगहों से भी इस प्रकार की खबरें आ रही कि वहां भी मरीज इसी प्रकार के सीरियस है। ऐसा लगता है कि स्टरलाइजेशन की दिक्कत तो हुई होगी जी। उसके अलावा मुझे लगता है दवाइयों और चिकित्सा अमले की जो टेक्निक होगी ऑपरेशन की, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही होगी जी। बहुत सारी लापरवाही भरी गलतियों ने इस प्रकार की दुर्घटना को अंजाम दिया जी। जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिसने नसबंदी ऑपरेशन किया, उसका भी बयान आया डॉक्टर का। उसने कहा कि इसमें मेरी लापरवाही नहीं है, जो दवाइयां दी गई, जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस दिए गए हैं, उनसे यह स्थिति बनी है, उन दवाइयों की वजह से ये जो दुर्घटना घटी है। हाँ, कुछ हद तक उनका बयान मैं समझता हूं कि वो बहुत अनुभवी चिकित्सक है, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है जी। टेक्निक की गलती मैं नहीं मानता हूं कि टेक्निक की गलती हुई, लेकिन जिस प्रकार का स्टरलाइजेशन के लिए पूरा अमला जिम्मेदार होता है, चिकित्सक तो केवल एक ऑपरेशन के छोटे से हिस्से को जिम्मेदार होता है, लेकिन ऑपरेशन और शिविर की जो तैयारियां हुई होंगी या फिर उसमें जो दवाइयां दी गई होंगी, ऑपरेशन थिएटर को पूरे शिविर के तैयारियों के लिए जो तैयार किया गया होगा, और चूंकि ऑपरेशन एक प्रक्रिया की अंतिम परिणति है, तो कहीं न कहीं चिकित्सक भी उसमें जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो टीम का लीडर होता है जी। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, नकली दवा भी है, तो ये बात थोड़े रूप में सच तो है कि कहीं न कहीं दवाओं का इसमें रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर मरीज जो है वो किडनी के इन्फेक्शन या किडनी के फेलियर वाली स्थिति में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि संक्रमण जो है वो 24 घंटे के पहले मैनिफेस्ट करे, वो कम ही होता है, मरीजों को बुखार जैसी स्थिति नहीं आई।
नकली दवाएं भी एक मुख्य कारण हो सकती हैं। स्टरलाइजेशन में लापरवाही तो है ही, तो ये दो मुख्य फैक्टर हैं जिनके कारण ये हुआ होगा। और इसमें चिकित्सा अमले में अनुशासनहीनता की कमी और दवाओं के मानकों के प्रति लापरवाही जो है वो मुख्य कारण समझ में आता है। बिल्कुल, यानी कि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी स्वास्थ्य के प्रति इस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं। फिर उसके बावजूद भी जब आप बड़े किसी कार्य पर निकल रहे हैं, आपको एक ज्यादा टारगेट पूरा करना है, तो वहां पर किस तरीके से आपकी व्यवस्था है उसको ध्यान में नहीं रखा गया। ममता जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर एक मेडिकल की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। जांच भी है यहाँ पर पहले से अटकी हुई है, कई सारी जांचें हैं और एक और फिर जांच ही है तैयार हो गई। क्या लगता है आपको, कसूरवारों पर शिकंजा कस पाएगा या फिर ये भी जांच ऐसे ही अटक जाएगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे हादसे को संज्ञान पे लिया है जी, और एक इसके जुडिशरी जो भी है जांच टीम लगा करके जांच कराई जा रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का एक सिलसिला चल गया है, जांच टीम कमेटी बैठाई जाती है, उसका रिजल्ट आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि कभी भी टाइम बाउंड जो है जुडिशरी हमारे यहाँ नहीं होता है। आप किसी भी एक केस को, घटना को आप एक टाइम बाउंड कीजिए कि इतने समय सीमा के भीतर इसका निर्णय आ जाना चाहिए, कंक्लूजन निकल के आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो एक्यूज है उनको एक बेनिफिट मिलता है और वो सब गुंडोस और इसके आधार पे कहीं ना कहीं लोग भूलते से जाते हैं उस मैटर को और वो सीधे साधे तौर पे बचाने का एक प्रयास दिखता है। इसलिए जुडिशरी को चाहिए कि वो इसको गंभीरता से ले, संवेदनशीलता से ले और इसके लिए ठोस प्लानिंग करके इस पूरे मुद्दे को एक समयबद्ध सीमा के तहत जांच कमेटी को सौंपे। जी डॉक्टर राकेश जी, जिस तरीके से कंपनी की दवाएं जो मानकों के आधार पर पूर्ण तरीके से ठीक नहीं बैठ पाई थी, या ये कह लिया जाए कि वह ठीक नहीं थी दवाएं जिनकी जांच की गई, लेकिन उसके बाद भी 6 साल के लिए वो लाइसेंस दे दिया गया। क्या प्रशासन ऐसा करके सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा? देखिए, यहाँ पर जो फार्मेसी काउंसिल है या फिर दूसरे दवाओं के निर्धारण के मानक ब्यूरो बने हुए हैं जी, उसमें भ्रष्टाचार तो रहता ही है। बहुत लंबी रकमों के साथ यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ाए हैं। भ्रष्टाचार तो इन चीज़ों में होता है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दवाओं की बहुत बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनती हैं और तस्करी का बहुत बड़ा अड्डा है यहाँ। बिहार के बाद झारखंड और उड़ीसा टैक्स बचाने की दृष्टि से जो नकली दवाओं की सप्लाई इन राज्यों में होती है, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा रहा होगा। नकली दवाएं एक कारण है। बालोद नेत्र कांड में जो जांच हुई उसमें ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो दवाएं दी गई थी वो बहुत निचले स्तर की मानकों में थी और उसमें कुछ दवा सप्लायरों के ऊपर जुर्म भी दर्ज हुआ है। एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा, सरकारी स्तर पे जो दवाएं खरीदी जाती हैं जिनके मानक माने जाते हैं, ये आदेश होते हैं कि सबसे सस्ती दवाई जो बाजार में उपलब्ध हो वो खरीदी जाए। तो इन मानकों को फौरी तौर पर चेंज करने की जरूरत है। मरीजों को सस्ती दवाएं देना ये अपने आप में एक समझौतावादी रुख है। अच्छी दवाएं दी जाए और अच्छी कंपनियों की दवाई दी जाए, ये बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनियां भी जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और शिविरों में जो दवाई दी जाती है वो यदि लोकल परचेज में की जाती है तो उनका स्तर जो है वो निचले स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे कई शिविर हैं जिनमें बहुत अच्छे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया लेकिन उसके बावजूद वहां पर इन्फेक्शन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दवाएं हम दे रहे हैं वो मरीज की जान से समझौता करके न दी जाए तो ये मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जी ममता जी, एक तरफ देखा जाए बच्चों का आंचल छूटता जा रहा है तो दूसरी तरफ दवा कंपनी दवाओं की होली जला रही है। आपने देखा होगा तमाम दवाओं की होली जली है, सबूतों को मिटाया जा रहा है, सबूतों को खाक किया जा रहा है। क्या ऐसे में दवा कंपनियों की मनमानी चलती रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरह से भ्रष्टाचार का खुला एक नंगा नाच है कि एक जीवन जो रक्षक कहते हैं, है ना, हम इस दवा कंपनी के नाम से, तो उसको इस तरह से एक लूट मचाने की जो छूट दे दी गई है, तो ये लोगों की जान के सख्त दुश्मन नजर आते हैं मुझे, जिन लोगों ने इस तरह से एक परंपरा बनाई है। खास करके हमारे मंत्री महोदय 3 बार से वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। जब भी घटना होती है
चाहे गर्भ कांड वाला रहा हो, चाहे आपका गर्भाशय और आँख फोड़ना और ये नसबंदी। तो 3-3 बार में अगर आपके सामने घटना हो रही है तो आपने पूरे सिस्टम को एक बार मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों नहीं समझी कि जब भी ऐसी कोई बात हो, जब ऐसा कैंप लगे तो उसके पहले प्रशासन पूरी तरह से एक साफ कर ले कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सक्सेस ही रहेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो ये इच्छा शक्ति की कमी है कि आप अपने विभाग में कसौटी नहीं ला पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही है बड़ी कि आपने कभी भी इन मौतों की कोई फिक्र नहीं की, क्योंकि ये एक गरीब और लाचार है। एक अगर क्लास 1 ऑफिसर या मुख्यमंत्री और इसके यहाँ का कोई भर्ती होता है तो आप सीधा उठा के दिल्ली या फॉरेन लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसकी जान बहुत कीमती है और उस गरीब की जान कुछ नहीं है। एक बच्चा आज उसकी माँ को सीरियस हालत में एम्बुलेंस से लाया गया और वो रास्ते में ही दम तोड़ दी माँ, लेकिन बच्चा भूखा इतना था कि वो उस शरीर से लिपट करके वो फीडिंग करता रहा। ये कितना हार्मफुल है कि उस बच्चे को भी सेप्टिक हो सकता है, सेप्टिकसीमिया हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है। और जहां तक रही कि हर महिला का किडनी पे इफेक्ट हो रहा है और वो इसलिए एक्सपायर कर जा रही है, किडनी फेल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मेडिसिन जो उनको दी गई है, ड्रग जो दिया गया है, ये उस ड्रग की वजह से, क्योंकि सेप्टिकसीमिया से कभी भी आदमी इतनी जल्दी इतने टाइम के अंदर मौत के मुंह में नहीं जाता है। तो सीधा सा सवाल उठता है कि दवाइयों की आखिर सप्लाई करने पे इतनी ढीला ढाला रवैया क्यों, और वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको उपकृत करने के लिए आप लगातार उनको 6 साल से लगातार बोल रहे हैं कि ठीक है लोग मरते हैं मरने दो, लेकिन हम आपको प्रॉफिट पहुंचाएंगे, आपके सपोर्ट में हम खड़े हैं, आप भाई हम तो दवाई आपका ही उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, यानी कि गरीबों की जिंदगियों को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, इनको अपने विचारों को यहाँ पे मजबूत करने की जरूरत है। प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को कि गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ न किया जाए और ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं प्रदेश में न घटे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप जुड़ी। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। चले भाई छुट्टी। और इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।